सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि विद्यार्थियों, आज आपका हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र हो चुका है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रश्न पत्र का मैं हल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और अधिकांश प्रश्न, मैं फिर कहता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने SLV हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर पढ़े थे, मॉडल पेपर में पढ़े थे, उन्हीं में से आए हैं। तो यहाँ पर जो अपठित गद्यांश दिया हुआ है, यही इसी के जैसा संस्कृति से संबंधित मैंने अपने मॉडल पेपर में भी दिया था। और इसमें प्रश्न इस प्रकार पूछे हैं कि उचित गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति। मनु स्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं, तो ऊपर आपने पढ़ा है 10। श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया है। तो इसमें जब आप ऊपर पढ़ेंगे तो पहला स्थान यहाँ पर अभय को दिया गया है, यानी भय रहित है, उसको पहला स्थान दिया गया है, तो इसमें अभय हो जाएगा। रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बताए गए हैं। तो रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बताए गए हैं, तो आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें रघुकुल के राजाओं के गुण बताए गए हैं। तो इसमें रघुकुल शब्द हो जाएगा और द ऑप्शन सही होगा। अनुकूल का विपरीत शब्द होता है, वो होता है प्रतिकूल। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था, नहीं, इसमें छठा प्रश्न और था कि भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है। तो यहाँ पर संस्कृति के आंतरिक अंगों पर अत्यधिक बल दिया गया है। अब जो अनिवार्य में आपके एक अपठित काव्यांश पूछा था, उसी के जैसा यहाँ पर पूछा है और यह भी बचपन से संबंधित है। किससे संबंधित? जयमाला, आंसू जयमाला, ये प्रश्न पूछा था। और इसमें प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसमें बचपन है। बचपन में क्या नहीं होता था, तो अंगूठा चूसना होता था, निर्भय स्वच्छंद फिरना होता था, चिंता रहित खेलना होता था, लेकिन पुरुषार्थ और ज्ञान का मोह ये नहीं होता था। मधुर शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो मधुर का होता है कटु। तो बिल्कुल ऑथेंटिक ये आपके सामने आ रही है। छुआछूत किसने जानी पंक्ति का अर्थ क्या है, मतलब छुआछूत को नहीं जानते थे। अंगूठा चूसने को किसके समक्ष बताया गया है, तो दूध के कुल्ले करने के समक्ष। ऊपर काव्यांश में आप देखिए अंगूठा चूसना यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। तो यहाँ पर देखिए आप करेक्शन करें इसको, आप अंगूठा चूसने को किसके समान बताया है, अंगूठा चूसने को अमृत पीने के समान बताया। इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लें, दूध के कुल्ले के नहीं, अमृत पीने के समान बताया। और आंसू का तत्सम क्या होता है, आंसू का होता है अश्रु, ठीक है ना। इसके बाद रिक्त स्थान दिए थे कि वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ में आ जाए, तो काव्य गुण कौन सा होता है, तो काव्य गुण होता है प्रसाद। काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व को कहते हैं काव्य दोष। गीति का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है, तो 14 और 12 के योग से 26। छंद के लघु वर्ण का संकेत चिन्ह और गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह होता है, तो लघु का और ये गुरु का। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये आप मॉडल पेपर में देख लीजिए, इनमें से भी अधिकांश प्रश्न आपको मॉडल पेपर में मिलेंगे। इसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहां पर संस्कृत में अपने कहते हैं संभावना मतो उत्प्रेक्षा और तद रूपकम या उपमान उपमेय, यानी उपमान और उपमेय में जब एक तरीके से अभेद रहित तो आरोप होता है, उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप होता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। मानवीकरण अलंकार, मनुष्य के समान क्रियाकलाप करना, यानी प्रकृति के जड़ या चेतन को जब मनुष्य के समान क्रियाकलाप करते हुए बताया जाता है, तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि तारा घट उषा नागरी, अंबरपन घट में डूबो रही। तो इस प्रकार के जो, जैसे अपन में कहते हैं कि पत्थर पानी पी रहे थे समुद्र के किनारे, तो इस प्रकार के जो होते हैं वो मानवीकरण। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है वो है अखबार। समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले ककार, वैसे ककार तो 6 होते हैं, लेकिन समाचार की शुरुआत में तो क्या और कब, क्या और कब ये दो हो गई।
विशेष लेखन की सूचनाओं के किन्हीं दो स्रोत, तो आप कह सकते हैं व्यापार या खेल या और कोई क्षेत्र, तो उनके आप नाम लिख सकते हैं। प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलिया का गीत लिया गया है, तो मैंने आपको कहा था क और च दोनों आसपास होते हैं, तो ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। इसके बाद दूसरा देवदास कहानी में मनु की बुआ का क्या नाम था, तो मनु की बुआ का नाम था पारो। ठीक है। निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये मैंने कई बार कक्षाओं में कहा है, मुक्त छंद। भरत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी, यानी वो खुद खेल में हार जाते थे, कभी भरत पर क्रोध नहीं करते थे और खेल में भरत को वो जिता देते थे। तो भरत ने बचपन में राम की यही कृपा देखी। कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो कविता के प्रमुख तत्व है जैसे रसानुभूति है, शब्द है, आपको यहाँ पर 1 नंबर का है तो 3-4 लिखने हैं, छंद है, लय है, तुक है, तो ये कविता के प्रमुख अंग है। कैसे लिखें कहानी पाठ के आधार पर बताइए कि कथानक के आमतौर पर कौन कौन से भाग होते हैं, तो आरंभ, मध्य और अंत, ये कथानक के भाग होते हैं। नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है, तो सबसे पहले विषय का चुनाव करना पड़ता है, यानी वह किस विषय से संबंधित नाटक लिख रहा है। इसके बाद है रेडियो समाचार के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो रेडियो समाचार के लिए भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, भाषा सहज सरल और आसान हो, क्योंकि रेडियो के सभी श्रोता है वो पढ़े लिखे नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि रेडियो समाचार लिखने के लिए जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो स्पष्ट अंकों में अंकित हो, क्योंकि जो भी संवाददाता रेडियो पर समाचारों का वाचन करेगा तो उसको अटकने की कहीं पर कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न भी है। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, पाठ के आधार पर बताइए कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, तो विशेष लेखन की भाषा शैली यथासंभव सरल हो, पाठकों को समझ में आने वाली हो, बोधगम्य हो, अधिक अलंकारिक भाषा नहीं हो, तो इस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, संवदिया कहानी में प्रयुक्त इस कथन में नीत भाव कौन सा है, तो इसमें नीत भाव है आज्ञा का और एक तरीके से सेवक धर्म का, कि तुम गांव छोड़कर मत जाओ, मान सम्मान का भाव है, आज्ञा का भाव है और सेवक धर्मिता का भाव है। इसके बाद है कि 4 हाथ लघु कथा में मील मालिक ने मजदूरों के अतिरिक्त हाथ लगाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, तो उसने चिकित्सकों को बुलाया, बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाया और आखिर में ये जिम्मा खुद लिया कि मैं खुद ये हाथ है वो लगा दूंगा, तो खुद हाथ लगाने का भी उसने जिम्मा लिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी या असगर वजात में से किसी एक रचनाकार का साहित्यिक परिचय लिखना, तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण जो लेखक बताए थे उसमें पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बताया था। तो इनका जयपुर में जन्म हुआ और उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, मतलब ये इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं थी, तो आप लिख सकते थे। दिशा कविता का मूल भाव है वो बाल केंद्रित है, यानी एक बालक की क्या सोच होती है, एक बाल सुलभ चेष्टा है वो क्या होती है, एक बालक का नजरिया और दृष्टिकोण क्या होता है, वही इस कविता का मूल भाव है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 था कि माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने में कवि केशवदास ने कवियों को असमर्थ क्यों बताया, क्योंकि उनका बखान करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो पंचमुख है या छठमुख है, मतलब बड़े बड़े देवी देवता है, वो भी उसका बखान नहीं कर पाए तो और कोई बखान नहीं कर पाएगा। अज्ञेय का भी मैंने आपको बताया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, वो भी एक महत्वपूर्ण साहित्यकार है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इनकी भी एक बूंद है, बावरा हेरी है, इनकी भी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनके बारे में आप आराम से लिख सकते थे। और सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर लिखिए कि पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी क्यों हुई, तो बदनामी इसलिए हुई कि एक सूरदास होते हुए, एक सन्यासी व्यक्ति होते हुए इतने पैसे उसके पास में थे, इस बात के बारे में सोचकर उसकी है वो बदनामी हुई। और एक तरीके से अपन कहे ना कि जगदर और भैरों का जो मैटर था और जिसके कारण सूरदास का नाम जो उसके साथ में जोड़ा गया था सुभागी के साथ, उसी कारण भी
एक तरीके से सूरदास की बदनामी यहाँ पर हुई थी। भूप दादा को पहाड़ पर अकेला बताने की रूप की बात का भूप क्या उत्तर देते हैं? तो भूप ये बात कहते हैं कि मैं अकेला कहाँ हूँ, या मेरी पत्नी है, या बेल है, या मेरा खेत है, या खेत की मेरी फसल है, इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ। इन बातों से उसने बताया। इसके बाद आगे के प्रश्न थे कि खूब मनाओ दशहरा दिवाली पंक्ति का मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर हासिल लिखिए। इसका मतलब यह है कि मालवा में जब खूब पैदावार होती है, खूब धन और धान्य होता है, तब वहाँ के लोग कहते हैं खूब मनाओ दशहरा और दिवाली, क्योंकि अब की बार मालवो खूब पाक्यो है। तो मालवे में जब बहुत अधिक अनाज उत्पन्न होता है, जब सुकाल होता है यानी अकाल नहीं होता, तो उसके संदर्भ में ये पंक्ति आई है। आरोहण कहानी में वर्णित पर्वतीय सौंदर्य के बारे में लिखिए। आरोहण कहानी में यानी हरदम पर्वतों पर बर्फ छाई रहती थी, खेतों के अंदर हरियाली छाई हुई थी, विभिन्न प्रकार के पक्षी वगैरह वो किलोल किया करते थे। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते जब हरियाली से भरपूर हो जाते हैं तो वह भी सौंदर्य चित्ताकर्षक लगता था। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में जितना चाहो आप लिख सकते हो। दूसरा, देवदास कहानी का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो इसका मतलब क्या है? एक पवित्र प्रेम का चित्रण करना। तो ठीक है ना, तो पवित्र प्रेम का चित्रण इस कहानी में हुआ है, वो आप संक्षेप में लिख सकते हैं कि इस कहानी में कौन कौन सी बात आई है। अब यह प्रश्न मैंने आपको कहा था कि विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश और विस्थापन की यातना को मनुष्य आज भोग रहा है, जहां कोई वापसी नहीं। पाठ के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। समीक्षा मतलब आपको यह बात साबित करनी है कि कैसे आज विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश और विस्थापन की यातना को मनुष्य है वो भोग रहा है। इस कथन की समीक्षा आपको करनी थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 था कि भारत की किन किन विशेषताओं को कार्नेलिया का गीत कविता में चित्रित किया गया है, ठीक है ना। और सरोज स्मृति कविता का केंद्रीय भाव, तो अपनी दिवंगत पुत्री है उसके प्रति निराला कितने शोक में है, कितने दुख में है, कितने पीड़ित में है, कितने पीड़ित है, इस बात का उल्लेख करना ही इस कविता का केंद्रीय भाव है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषता लिखनी है। दृढ़ निश्चयी है, परिश्रमी है, मेहनत में विश्वास करने वाला है, आस्तिकता की प्रवृत्ति है और दूसरे के प्रति किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं है। आरोहण कहानी के आधार पर भूप दादा की चारित्रिक विशेषताएं, यह भी मेहनती है, दृढ़ निश्चयी है, संघर्षशील व्यक्तित्व है और अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसके बाद सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न था, यह मैंने आपको लिखवाया था कि अज्ञे की यह कविता है, इसमें से यह प्रश्न आएगा और यह प्रश्न उसी में से आया है। पहले आपको प्रसंग लिखना था, संदर्भ लिखना था, व्याख्या लिखनी थी, विशेष लिखना था और विशेष में यह लिखना था कि यह खड़ी बोली की रचना है, अतुकांत है और मुक्त छंद की कविता है। इसके बाद मैंने यह भी दूसरा अथवा में दिया हुआ है, यह भी बताया था कि यह तुलसीदास के पाठ में से है। रागो एक बार फिर आओ, यानी राम की माता है कौशल्या, राम से निवेदन कर रही है कि तुम्हारे ये घोड़े हैं वो दिनों दिन थकते जा रहे हैं, इसलिए एक बार पुनः आओ। तो यहाँ पर अवधी भाषा का जिक्र हुआ है। एक बात और, इससे पहले मैं लेख को समाप्त करूं, मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूं। तो कच्चा चिट्ठा पाठ, इसमें मैंने कहा था कि ये पूरा पाठ पढ़ें और इसी में से ये आया है। और दूसरा ये है चौधरी साहब, यानी ये प्रेमगन की छाया स्मृति है, उस पाठ में से आया है। और निबंध की बात करें तो मैंने यद्यपि निबंध है वो 5 बताए थे, इसमें मैं यहाँ पर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने 5 बताए थे, लेकिन कहीं न कहीं संतुष्टि है कि उसमें मैंने कोरोना काल बताया था और कोरोना के बारे में पूछ लिया गया है, तो ये भी अपने मॉडल पेपर का हिस्सा है। 5 बताए थे, उसमें से आपको 1 मिल गया। और हिंदी साहित्य में मैंने 4 बताए थे, उसमें हिंदी अनिवार्य में 4 बताए थे, उसमें से 3 मिल गए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो मैंने आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बताया है ये आपको समझ में आएगा। और पेपर को इतने जल्दबाजी में आपके सामने एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है, हो सकता है इसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो कोई विद्यार्थी है और साथी है वो कमेंट बॉक्स में इसका भी जिक्र कर दे ताकि सभी को सही उत्तर का पता लग जाए। और साथ ही साथ मेरी ये भी उम्मीद है कि आपका हिंदी का प्रश्न पत्र अच्छा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने अंक आ रहे हैं। जाते जाते आपके लिए एक मैसेज और छोड़ूंगा कि जो विद्यार्थी BSTC या PTET की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने इस चैनल से जुड़े रहें। सबसे पहले मैं PTET
और BSTC क्या है इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में पाठ्यक्रम से रिलेटेड और उसके बाद में महत्वपूर्ण कक्षाएं। तो इंतज़ार करते रहिए उन क्लासों का और तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।